नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद है आप बेहतर होंगे। हम लोग टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे और इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, परिवार सिद्धांत को पढ़ा था। अब उसी कड़ी में आज हम लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं पिछली क्लास में पढ़ ली थी और आज की क्लास में हम लोग सामाजिक संविदावादी विचारक हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोगों ने राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थिंकर में हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे संविदावादी विचारकों को पढ़ा था। वहाँ एक थिंकर के तौर पे हॉब्स का अध्ययन किया था और यहाँ पर हम राजनीतिक सिद्धांत के तौर पे हॉब्स, लॉक, रूसो का अध्ययन करेंगे। तो जो राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ेंगे उसमें संविदावादी सिद्धांत में कुल 5 बिंदुओं पे हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जैसे मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था कैसी है, सामाजिक संविदा, सामाजिक समझौता कैसे होता है और समझौते के बाद राज्य का स्वरूप या नागरिक समाज कैसा है और राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध कैसे हैं। यही 5 बिंदुओं पर हम लोग हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों विचारकों के राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हॉब्स के बारे में। दोस्तों, हॉब्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉब्स एक ऐसा विचारक है जो व्यक्तिवाद का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। हॉब्स उदारवाद का तो नहीं, लेकिन व्यक्तिवाद, निरंकुश राजतंत्र का प्रवर्तक माना जाता है। और दोस्तों, हॉब्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉब्स का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब इंग्लैंड में गृह युद्ध मचा हुआ था और हॉब्स की माँ ने समय पूर्व ही हॉब्स को जन्म दे दिया था। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि हॉब्स का जीवन बहुत उथल पुथल भरा था, बहुत संघर्षों में बीता था। इसीलिए हॉब्स जो राजनैतिक विचार प्रकट करता है उसमें वह कहता है कि जो मानव का स्वभाव है वह बहुत खराब है। मानव का स्वभाव अच्छा नहीं है। मानव झगड़ालू होता है, दुष्कर्मी होता है, मानव पापी होता है, वह सहयोग नहीं करता है, वह असामाजिक होता है, वह लालची होता है, आत्माभिमानी होता है, घमंडी होता है। ऐसे विचार हॉब्स के मन में भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि हॉब्स ने उन परिस्थितियों को झेला था, उन समस्याओं को झेला था। तो हॉब्स ने जो मानव स्वभाव बताया, हॉब्स ने बताया कि मानव स्वभाव अच्छा नहीं है, मनुष्य असामाजिक प्राणी है और मानव झगड़ालू, दुष्कर्मी, स्वार्थी, अहंकारी, आत्माभिमानी है। और हॉब्स ने बताया कि मानव दुख के कुल 3 कारण हैं और वो 3 कारण क्या हैं? अविश्वास, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और श्री। हॉब्स ने बताया प्रतिस्पर्धा के कारण संघर्ष होता है और अविश्वास के कारण भय उत्पन्न होता है और श्री के कारण लालच उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, हॉब्स का जो मानव स्वभाव था वह कैसा था? वह मानव स्वभाव के बारे में बताता है कि मानव स्वभाव बहुत खराब है। मानव स्वभाव से दुष्कर्मी है, लालची है, घमंडी है, झगड़ालू है। तो इस तरह से हॉब्स का मानव स्वभाव बहुत खराब है। और प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स ने जो वर्णन किया उसके बारे में दोस्तों कैसे देखते हैं? अगर मानव स्वभाव बहुत खराब है तो प्राकृतिक अवस्था भी खराब होगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जो मानव थे वह कहीं न कहीं इन विशेषताओं से युक्त थे। तो हॉब्स बताते हैं जो प्राकृतिक अवस्था है वह सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है
और इस अवस्था में मानव अकेला है, असहाय है, पशुवत जीवन जी रहा है, वह दीनहीन की अवस्था में है। दोस्तों, हाब्स जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हैं उसमें बताते हैं कि हर मानव एक दूसरे से युद्ध की अवस्था में है। क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक कानून लागू है, यहाँ कोई विधिक कानून नहीं है, प्राकृतिक कानून लागू है। प्राकृतिक कानून क्या होता है? विवेक द्वारा दिया गया आदेश होता है, जिसका विवेक कार्य करता है, जैसे कार्य करता है वही कानून है। हाब्स कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में कला, उद्योग, व्यापार, निजी संपत्ति का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में कला, उद्योग, व्यापार, निजी संपत्ति नहीं थी और यह प्राकृतिक अवस्था मानव को बुद्धि और शक्ति में समान थी। प्राकृतिक अवस्था मानव के बुद्धि और शक्ति में समान थी और यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं था किसी को, लेकिन एक अधिकार था। वह क्या था? वह था आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा करने का अधिकार। तो दोस्तों, इस प्राकृतिक अवस्था में हाब्स बताते हैं कि जो प्राकृतिक कानून है वह क्या है? वह विवेक का दिया गया आदेश है और हाब्स इसे बुद्धिमत्ता की विधियां भी कहते हैं। दोस्तों, टीजीटी में पूछा गया सवाल है कि हाब्स का जो प्राकृतिक कानून है वो क्या है? तो इसका आंसर विवेक का आदेश है और यह बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, बुद्धि का आदेश है। आपका विवेक, आपका बुद्धि जो आदेश दे वही प्राकृतिक कानून है। प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून नहीं, सिर्फ प्राकृतिक कानून था। जिसका जैसा विवेक काम करे वही कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून था। दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था, हाब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक अवस्था है। स्टेटमेंट में आया हुआ सवाल है पीजीटी में, हाब्स के प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था है? यह वास्तव में पूर्व राजनीतिक अवस्था है और पूर्व सामाजिक अवस्था। वो क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, उसमें राज्य नहीं था, विधायिका नहीं थी, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्था नहीं थी, संसद नहीं था और कोई सामाजिक व्यवस्था भी नहीं थी। तो इसलिए यह कैसी है? पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक अवस्था है। अब दोस्तों, हाब्स का जो मानव स्वभाव बहुत खराब है, प्राकृतिक अवस्था भी बहुत गंदी है। यहाँ लोग पशुवत व्यतीत कर रहे हैं, युद्ध की अवस्था में है, एक दूसरे को मारने काटने पर जुटे हुए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उसे दुश्मन प्रतीत होता है। तो यहाँ पे सर्वत्र असुरक्षा की भावना है, हिंसा का बोलबाला है, जंगल राज है। तो हाब्स इस जंगल राज से बाहर निकलने के लिए एक समझौता कराते हैं। कहते हैं कि ये जो अवस्था है बहुत ख़राब अवस्था है, यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं एक दूसरे से बहुत परेशान हैं, कोई एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा है। तो आइए हम लोग, हाब्स कहते हैं, आइए हम लोग एक सामाजिक समझौता करें। और यह समझौता कैसा होगा? एक सामाजिक समझौता। दोस्तों, कई बार पूछा गया है हाब्स का जो समझौता था वह कितना समझौता करता है? एक ही समझौता करता है। हाब्स कहते हैं कि आइए हम लोग मिलकर एक सामाजिक समझौता करते हैं और जिस प्रकार से मैं अपनी शक्ति और अधिकार को एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को सौंप रहा हूँ, उसी तरह से सभी लोग अपने अधिकार शक्तियों को एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को सौंप दें। और यह जो समझौता है, यह इसमें एक ही समझौता होता है और इस समझौते के द्वारा राज्य, सरकार और नागरिक समाज तीनों का जन्म होता है। राज्य का,
सरकार का और नागरिक समाज तीनों का जन्म सामाजिक समझौते के माध्यम से होता है। और हॉब्स इसी को कॉमनवेल्थ की संज्ञा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हॉब्स इसे कॉमनवेल्थ की संज्ञा देते हैं। TGT 2013 में पूछा गया सवाल कि हॉब्स का कॉमनवेल्थ क्या है, तो हॉब्स का कॉमनवेल्थ राज्य, सरकार और नागरिक समाज का संयुक्त नाम है। तो हॉब्स ने जो राज्य बनाया, समझौते के द्वारा जो राज्य बनाया, जो सरकार बनाया, जो नागरिक समाज बनाया, उसे संयुक्त रूप से कॉमनवेल्थ की संज्ञा देते हैं। और हॉब्स कहते हैं, चूँकि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव में बता चुके हैं कि मानव का स्वभाव बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, बहुत झगड़ालू होता है मानव। इसलिए जो राज्य आएगा इतना निरंकुश हो कि कम से कम इस झगड़ालू मानव पर अपना शासन स्थापित कर सके। तो दोस्तों, हॉब्स का जो राजा होगा, जो शासक होगा, वह बहुत ही निरंकुश राजतंत्र वाला होगा। हॉब्स ने कुलीन तंत्र का भी समर्थन किया है। जी हाँ दोस्तों, हॉब्स का जो राजा है वो बहुत निरंकुश राजतंत्र वाला है। और हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र के साथ कुलीन तंत्र का भी समर्थन किया है। हॉब्स ने जो समझौता किया वह एक पक्षीय समझौता था, बिना शर्त था, दूसरा पक्ष शामिल नहीं था। इसे ध्यान रखिएगा, हॉब्स का समझौता एक पक्षीय है, बिना शर्त वाला है, इसमें दूसरा पक्ष शामिल नहीं है। इसीलिए इसके द्वारा जो राज्य या शासक आता है वो बहुत निरंकुश होता है। क्योंकि उसमें दूसरा पक्ष शामिल नहीं है और जो समझौता है वह बिना शर्त है, उसमें कोई शर्त नहीं रखी गई है। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक समझौते के बाद वाला टॉपिक। दोस्तों, हॉब्स ने अपने राज्य के स्वरूप या नागरिक समाज के विचार के अंतर्गत जो अपने विचार दिए उसमें बताया कि जो राजा होगा वह राज्य या सरकार ही होगा। एक तरह से हॉब्स ने बताया राजा जो होगा वह राज्य या सरकार का रूप होगा। और दोस्तों, हॉब्स ने अपने विचार के अंतर्गत राजा को संप्रभु और लेवियाथन की संज्ञा से विभूषित किया। राजा को संप्रभु और लेवियाथन की संज्ञा से विभूषित करने का कार्य हॉब्स ने किया था। और हॉब्स जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य का स्वरूप सामने आता है उसमें हॉब्स बताते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों राजा में ही अंतर्निहित होंगे। इससे तात्पर्य है दोस्तों कि राजा इतना निरंकुश है कि वह कानून भी बना रहा है, कानून का पालन भी कर रहा है और न्याय भी दे रहा है। तो इस तरह से हॉब्स का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों तत्व राजा में सम्मिलित है। इसीलिए हॉब्स का राजा बहुत ही निरंकुश है। और दोस्तों, हॉब्स ने जो संप्रभु को परिभाषित किया वह बताया कि जो संप्रभु या संप्रभुता होगी वह निरंकुश होगी, असीम होगी, अदेय होगी और अहस्तांतरणीय होगी। निरंकुश होगी मतलब उस पर किसी का अंकुश नहीं है। असीम है संप्रभु मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अदेय है मतलब कि संप्रभुता किसी को दिया नहीं जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। अहस्तांतरणीय है मतलब एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से दोस्तों, हॉब्स का जो संप्रभु है या संप्रभुता है वह बोंदा के संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता से भी ज़्यादा निरंकुश है। कई बार सवाल पूछा गया है कि संप्रभुता के मामले में
हॉब्स, बोंदा और ऑस्टिन की संप्रभुता में सबसे ज़्यादा निरंकुश किस विचारक का है? तो हॉब्स का संप्रभुता सबसे ज़्यादा निरंकुश देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, हॉब्स ने जो राज्य या नागरिक समाज का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसमें बताया कि राज्य में ही नागरिक कानून होंगे और व्यक्तियों के संपत्ति की रक्षा की जाएगी। राज्य में ही नागरिक कानून का प्रचलन होगा और संपत्ति जैसे तत्व होंगे, और राजा को इतना अधिकार होगा कि वह जनता पर टैक्स लगा सकता है, जनता को देशद्रोही ठहरा सकता है और अपनी जनता को मृत्युदंड की सज़ा दे सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, राज्य के स्वरूप नागरिक समाज के बारे में हमने हॉब्स के विचार को देखा। अब देखते हैं हॉब्स ने राज्य और व्यक्ति के मध्य क्या संबंध स्थापित किया। दोस्तों, हॉब्स एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है और कहता है कि प्रजा को राजा के विरोध का अधिकार नहीं है। प्रजा को राजा के विरोध का अधिकार बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा कर्तव्यनिष्ठ होता है, वह अपने दायित्व को जानता है, उसका दायित्व बोध बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अपवाद स्वरूप अगर राजा जनता के प्राणों की रक्षा न कर पाए तो क्या होगा? अपवाद हॉब्स कहते हैं कि जो राजा है वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, बहुत ईमानदार है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है। लेकिन जो सामाजिक संविदा हुआ है, जो राजा और राज्य का निर्माण हुआ है, वह सिर्फ एक बेसिस पे हुआ है कि हमारे प्राणों की रक्षा करे कोई, और वो राजा कर रहा है। और हॉब्स कहते हैं कि अपवाद स्वरूप यदि राजा जनता के प्राणों की रक्षा न कर पाए तो आत्मरक्षा के अधिकार के आधार पे राजा का विरोध हो सकता है। मतलब कि अगर राजा जनता के प्राणों की रक्षा न कर पाए, उस स्थिति में राजा का विरोध किया जा सकता है। दोस्तों, इतना कहते ही हॉब्स महान बन गया। क्यों? क्योंकि उस युग में राजा के विरुद्ध विद्रोह या थोड़ा सा भी विरोध की बात कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन हॉब्स ने इतना कहते ही महानता के कतार में खुद को स्थापित कर लिया और व्यक्तिवाद की नींव रखने का प्रयास किया। और हॉब्स ने कहा, सामाजिक समझौता आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है। सामाजिक समझौता आत्मरक्षा का अधिकार मांगती है। इतना कहते ही हॉब्स राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य बना देता है और व्यक्तिवाद का दोस्तों प्रथम प्रतिपादक बन जाता है। लेकिन व्यक्तिवाद का जनक हॉब्स नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दशा में राजा के विरोध का अधिकार जनता को नहीं सौंपता है। व्यक्तिवाद का जनक आगे चलकर जॉन लॉक होते हैं। व्यक्तिवाद के प्रथम प्रतिपादक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यक्तिवाद के प्रथम प्रतिपादक का श्रेय हॉब्स को मिला। और हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक कानून और नागरिक समाज में अंतर होता है। हॉब्स ने कहा प्राकृतिक कानून और नागरिक समाज में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक कानून है वह विवेक का आदेश है और जो नागरिक समाज है वो राज्य द्वारा बनाया गया कानूनी समाज है। और एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट हॉब्स का और है कि सबसे निकृष्ट राज्य से सबसे उत्कृष्ट अराजकता अच्छा है। कई बार पूछा गया है किसका कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य से सबसे उत्कृष्ट अराजकता अच्छा है। यह कथन हॉब्स का है, क्योंकि हॉब्स निकृष्ट राज्य को देख चुका था और वह एक राज्य की स्थापना के पक्ष में थे। तो इस तरह से दोस्तों
हाब्स के हमने राजनीतिक विचार, राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा, समझा, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया, हाब्स के जितने राजनीतिक विचार हैं। तो दोस्तों, जाते जाते लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।